Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your physics teacher, Engineer Muhammad Yamin, and you are watching my YouTube channel, The Quantum Realm. स्टूडेंट्स एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट कर रखा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका टाइटल है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज का हमारा टॉपिक 11.3 है, दैट इज आल्सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्रीवियसली हमने इंट्रोडक्शन देखा मॉडर्न फिजिक्स का और कंपैरिजन किया क्लासिकल फिजिक्स के साथ, और अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रिलेटिव मोशन क्या होती है। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस रिलेटिव होती हैं, इसी तरह स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव होती है, और तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी स्पीड इज रिलेटिव। तो डेली लाइफ में ये तीन ऑब्जर्वेशंस तो हम ले रहे होते हैं कि मेरे लिए एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, मेरे लिए एक चीज रेस्ट में है तो यूनिवर्स में मौजूद एक और ऑब्जर्वर जो इस अर्थ पे मौजूद नहीं है, उसके लिए वो चीज, वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। जैसे अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो उस रूम में पड़ी हुई टेबल आपके हिसाब से रेस्ट में है, बट टू एन ऑब्जर्वर विच इज ऑब्जर्विंग आउटसाइड द अर्थ, स्पेसशिप से ऑब्जर्व कर रहा है या सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए ये टेबल स्टेट ऑफ मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ पे मौजूद है और अर्थ खुद स्टेट ऑफ मोशन में है। इसी तरह स्टूडेंट्स, स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था कि रिलेटिव होती है कि दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो वो एक दूसरे की जो स्पीड ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं, रिलेटिव स्पीड, दैट इज v1 माइनस v2। इसी तरह अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो उनके लिए स्पीड एड अप हो जाती है। सो आइंस्टाइन, जिसने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, एक 26 ईयर ओल्ड क्लर्क जो स्विट्जरलैंड में काम कर रहा था, और वो एक रेवोल्यूशन सामने लाता है जो क्लासिकल फिजिक्स, जो कि 200 ईयर ओल्ड न्यूटनियन फिजिक्स कह सकते हैं आप, उसे शैटर्ड कर देती है और साइंटिस्ट को हैरान कर देती है। वो थ्योरी क्या थी स्टूडेंट्स? वो थ्योरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन उस टाइम में आके क्लेम कर रहा है कि जो स्पीड है वो एब्सोल्यूट हो सकती है, बट लाइट के केस में। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो टाइम है जिसे एब्सोल्यूट माना जा रहा था, दैट इज रिलेटिव। सो आइंस्टाइन स्पीड, स्पेस और टाइम, इन तीन चीजों को रिलेट करेगा। सो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम रिलेटिव है, लेंथ एंड मास दे आर आल्सो रिलेटिव। सो डायरेक्शन, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड, जो कि हमने पढ़ा था रिलेटिव है। आइंस्टाइन क्या क्लेम कर रहा है? आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग स्पीड एब्सोल्यूट हो सकती है, बट लाइट के केस में। इसी तरह टाइम रिलेटिव है, जिसे हम एब्सोल्यूट समझ रहे थे। इसी तरह इसके साथ लेंथ, यानी किसी ऑब्जेक्ट का साइज कह लें या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कह लें स्टूडेंट्स, वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह मैस वेरिएशन हम पढ़ेंगे। तो इन तीन ऑब्जर्वेशन के अलावा टाइम, लेंथ और मैस, ये भी रिलेटिव होते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। सो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स थे जिन्होंने ना सिर्फ हैरान किया बल्कि एक रेवोल्यूशन सामने आई। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो डील करेगी विद हाउ ऑब्जर्वर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ रिलेटिव मोशन डिस्क्राइब अ फिजिकल फिनोमिना। एक फिजिकल फिनोमिना मैं डिस्क्राइब करता हूं और एक सेकेंड ऑब्जर्वर डिस्क्राइब करता है जिसकी स्टेट कुछ और है, जो कि एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रेवल कर रहा है। सो उसके लिए वो फिजिकल फिनोमिना कुछ और तरह से बिहेव करेगा, मेरे लिए कुछ और तरह से बिहेव करेगा। या इन सिंपल, एक एक्सपेरिमेंट जिसका मैं टाइम नोट करता हूं, मेरे लिए वो टाइम कुछ और होगा, तो उस ऑब्जर्वर के लिए वो टाइम डिफरेंट हो सकता है। सो लेटर ऑन हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली दो पार्ट में डिस्कस होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्टूडेंट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील करती है विद द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आप कह सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होल्ड करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम हमने क्या रखा था? पढ़ा था नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। आइंस्टाइन ने ये इंट्रोड्यूस कराई दी ये थ्योरी 1905 में, और जनरल थ्योरी भी आइंस्टाइन ने ही दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी डील करती है विद द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। और ये आइंस्टाइन ने कब दी? 1916 में। सो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेटर ऑन हम इस पार्ट में फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, हम चलेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे।
So special theory of relativity has two postulates. The first postulate, the laws of physics are same in all inertial frame of reference. फिजिक्स के जो लॉज हैं वो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहते हैं, एक जैसा बिहेव करेंगे. दैट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी. इससे पहले ये सिमिलर है गलीलियन रिलेटिविटी के. गलीलियो ने क्या क्लेम किया था कि फिजिक्स मैकेनिक्स के जो लॉज हैं दैट रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट गलीलियो वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मैकेनिक्स. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन सिर्फ मैकेनिक्स नहीं, ऑप्टिक्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हो सकता है. तो फिजिक्स के तमाम लॉज सेम रहेंगे इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी. स्टूडेंट्स, अगर फिजिक्स के लॉज डिफरेंट होते तो इस यूनिवर्स में हम आइडेंटिफाई कर लेते कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है. बिल्कुल इसी तरह जैसे हम आम तौर पर जिस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में समझ रहे होते हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक चेयर या एक टेबल जो आपके रूम में पड़ा है वो विद रिस्पेक्ट टू यू आपके हिसाब से वो क्या है, रेस्ट में है. बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द अर्थ, जो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा है, सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर रहा है, मून से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है. बिल्कुल ऐसे ही आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपके साथ बैठे पैसेंजर्स आपके विद रिस्पेक्ट रेस्ट में है, लेकिन आउटसाइड द ट्रेन जो ऑब्जर्वर मौजूद है उनके हिसाब से तो वो सब मोशन में है और आप भी मोशन में. सो रेस्ट और मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हम. तो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो तमाम इनर्शियल फ्रेम में एक जैसा बिहेव करेंगे या सेम रहेंगे. इसलिए हम एब्सोल्यूट रेस्ट को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना डिफाइन कर पाएंगे. सेकेंड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं. द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू for all the observer regardless of the state of motion of the source or the observer. So मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको कहा था कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पीड जो है वो एब्सोल्यूट हो सकती है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स का क्लेम क्या था कि स्पीड रिलेटिव होती है. जैसे दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो स्पीड उनके लिए क्या होगी, v1 माइनस v2 कम वो मेजर करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो वो स्पीड ज्यादा मेजर करेंगे, v1 प्लस v2 एड अप हो जाएगी. सो आइंस्टाइन का क्लेम क्या है कि स्पीड जो है वो एब्सोल्यूट हो सकती है, बट लाइट के केस में स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज सेम वैल्यू. फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड सेम वैल्यू रखती है फॉर ऑल द ऑब्जर्वर, तमाम ऑब्जर्वर के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर. चाहे सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स रेस्ट में है, या दोनों मूव कर रहे हैं, इसके बावजूद उन सब के लिए जो लाइट की स्पीड है दैट रिमेन सी. स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि लेट्स सपोज आप एक ट्रेन में मौजूद हैं, ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है और इसके सामने हेडलाइट्स लगी. सो ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये ट्रेन जा रही. तो ये हेडलाइट से लाइट इमिट हो रही, इस लाइट की स्टूडेंट स्पीड क्या होगी, सी. एक ऑब्जर्वर जो यहां पे मौजूद है इसके लिए स्पीड सी होगी. इस ऑब्जर्वर के लिए जो उसी सेम फ्रेम में मौजूद है, ट्रेन आगे मूव कर रही है विद वेरी हाई स्पीड, लेट्स सपोज 0.5 सी से, तो इस ऑब्जर्वर के लिए भी ये स्पीड सी ही रहेगी. अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही, तो इसके लिए स्पीड कम होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, बट इसके लिए भी लाइट की स्पीड सी ही रहेगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है. इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसको समझें कि एक और ऑब्जर्वर जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आ रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आ रहा है, इसके लिए भी स्पीड सी रहेगी. हालांकि होना क्या चाहिए, इसकी स्पीड अगर v है तो लाइट की स्पीड इसके लिए एड अप होनी चाहिए, v प्लस सी होनी चाहिए, जो कि नहीं होगा. सो ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर खुद, इन तीनों के लिए लाइट की स्पीड क्या रहेगी स्टूडेंट्स, सी रहेगी. सो लाइट की स्पीड क्या रहती है तमाम ऑब्जर्वर के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर. सोर्स मोशन में है या ऑब्जर्वर है, उसकी स्टेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट हो गया, तो लाइट की स्पीड सेम वैल्यू रखती है तमाम ऑब्जर्वर के लिए. अब बजाहिर तो ये जो पोस्टुलेट हैं ये सिंपल लग रहे हैं, बट दिस पोस्टुलेट
सिंपल postulate, have far reaching consequences. क्या इनके consequences होंगे? स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे इस तरफ और समझेंगे। 3 रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मास वेरिएशन, और चौथा रिजल्ट हमारे पास होगा एनर्जी मास इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc²। सो ये 3 रिजल्ट हम लेटर ऑन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इन पोस्टुलेट की बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट समझते हैं ये जो सेकंड पोस्टुलेट है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि लाइट की स्पीड जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करेंगे आप। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखें, मेरे पास एक मिरर है, उस मिरर को मैं आर्म लेंथ पे रखता हूं, यहां पे इतने डिस्टेंस पे, तो उसके अंदर मैं अपना रिफ्लेक्शन देखता हूं, मेरा इमेज उसमें नजर आ रहा है। अब इमेज आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। मेरे फेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर में पहुंचेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में दाखिल होगी और मेरा इमेज बनेगा। वो इमेज मैं देख पा रहा हूं और विद इन नो टाइम ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट कोई टाइम नहीं ले रही। ठीक है, लाइट मेरे फेस से मिरर तक और मिरर से वापस इमेज बनने का कोई टाइम नहीं लग रहा। सो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, तो फौरन मैं अपना इमेज देख पा रहा हूं उस मिरर के अंदर। अब लेट्स सपोज मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा हूं और ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा हूं और मैंने ऐसे ही मिरर पकड़ा हुआ है, इतने ही डिस्टेंस पे पकड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स कि मेरा इमेज नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? तो देखें, अब मैं ट्रेवल कर रहा हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने मिरर को होल्ड किया हुआ है, मिरर भी ट्रेवल कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, या मिरर से वापस मेरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सॉरी, मेरे फेस से मिरर तक वो लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी कि इमेज की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लाइट जिस स्पीड से आगे ट्रेवल करके मिरर तक पहुंचेगी, मिरर उसी स्पीड से आगे ट्रेवल कर रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल है कि जैसे दो कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हूं, साइड बाय साइड सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हूं, तो वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट रेस्ट में होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ना कि लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करे और उसी स्पीड से मिरर उससे आगे की तरफ ट्रेवल करे, तो इनके दरमियान एक डिस्टेंस रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, लाइट तब भी मिरर पे पहुंचेगी और तब भी आप अपना इमेज विद इन नो टाइम देखेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना मर्जी फास्ट हो जाएं, लाइट की स्पीड आपके लिए तब भी सी ही रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सो सी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम समझते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनियस मतलब एट द सेम टाइम। इसको अब हमने किस तरह समझना है? तो इस डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज एक ऑब्जर्वर इस ट्रेन में मौजूद है, ये ट्रेन का एक कैबिन है, ये इस कैबिन के सेंटर में खड़ा है। इस सेंटर से आगे की तरफ देखें तो राइट साइड पे ये एक डोर है और लेफ्ट साइड पे भी एक डोर है, इस कैबिन के दोनों तरफ डोर। और ये लाइट ऑपरेटेड डोर्स हैं। लाइट ऑपरेटेड डोर्स होते हैं जो लाइट सोर्स ऑन करने पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगी तो डोर ओपन हो जाएगा। सो ये लाइट ऑपरेटेड डोर्स हैं, ये भी और ये भी। तो लेट्स सपोज हम केस 1 डिस्कस करते हैं कि ट्रेन रेस्ट में। अगर ट्रेन रेस्ट में है तो जैसे ही आप ये बटन ऑन करेंगे, लाइट फॉरवर्ड मूव करेगी और बैकवर्ड भी मूव करेगी, दोनों डायरेक्शंस में। सो ये डोर और ये डोर साइमल्टेनियसली ओपन होंगे, एट द सेम टाइम ओपन होंगे। सो ये ऑब्जर्वर क्या आपको रिजल्ट देगा या क्या बताएगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसकी? इसके अकॉर्डिंग दोनों डोर एट द सेम टाइम ओपन हुए और एक ऑब्जर्वर आउटसाइड भी मौजूद है, वो भी ये फिनोमिना देख रहा है। इसके अकॉर्डिंग भी ये जो डोर हैं ये दोनों एट द सेम टाइम ओपन हुए। बट दूसरा केस ये है कि ट्रेन अब मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड इक्वल टू स्पीड हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इस स्पीड से मूव कर रही है 0.5 c से। तो सेम एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं। ये पर्सन जो मिड में खड़ा है ये लाइट ऑन करता है, लाइट सोर्स, तो लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ये डोर दोबारा ओपन होंगे। इस ऑब्जर्वर के लिए इस दफा भी ये डोर एट द सेम टाइम ओपन हुए, साइमल्टेनियसली ओपन हुए। बट टू दिस ऑब्जर्वर जो पिछला दरवाजा है वो पहले खुलेगा और जो अगला दरवाजा है वो बाद में खुलेगा। अब इसके लिए ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्यों आई? तो उसकी वजह ये है कि देखिए, लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर, इस डोर को पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करिए, डोर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। डोर कैसे? क्योंकि वो ट्रेन के साथ अटैच। सो ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करी विद स्पीड हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट।
تو لائٹ کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں زیادہ ٹائم لگے گا, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں دس ڈور از موونگ اوے فرام دی لائٹ, اور یہ ڈور لائٹ اس کی طرف آ رہی اور یہ ڈور لائٹ کی طرف جا رہا ہے. سو اس آبزرور کے لیے یہ ڈور آگے جا رہا ہے لائٹ کی طرف, تو اس لیے یہ ڈور پہلے اوپن ہوگا, اس ڈور پہ لائٹ پہلے ہٹ کرے گی. سو اس آبزرور کے لیے آبزرویشن کیوں ڈیفرنٹ تھی, کیونکہ اس کے اکارڈنگ یہ ڈور لائٹ کی طرف ٹریول کر رہا تھا اور یہ ڈور لائٹ سے اوے ٹریول کر رہا تھا, بٹ لائٹ کی اسپیڈ دونوں کے لیے سی رہے گی. آبزرویشن اس کے لیے اس لیے ڈیفرنٹ تھی کیونکہ اس کے اکارڈنگ یہ ڈور لائٹ کی طرف بھاگ کے گیا آگے کی طرف, ایز اے ریزلٹ یہ پہلے اوپن ہوگا اور وہ دروازہ بعد میں اوپن ہوگا. سو اسٹوڈینٹس, یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے ٹائم ڈائلیشن کیا ہوتی ہے, اور ٹائم ڈائلیشن کے کیا واقعی کوئی فزیکل سگنیفیکینس ہے